क्लास 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा आप लोगों को जानकारी है कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पहला चैप्टर हमने अपना स्टार्ट किया रसायन की अवधारणा, उसके बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं। हमारे टॉपिक शुद्ध पदार्थ तक कंप्लीट हो गए थे। हमने शुद्ध पदार्थ को दो भागों के अंतर्गत बांटने का कार्य किया था। एक हम प्रमुख रूप से तत्व और दूसरा हम प्रमुख रूप से यौगिक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। देखिए, जब तत्व के बारे में परिभाषा आती है तो सबसे पहले जब तत्व के बारे में परिभाषा के बारे में बात करेंगे, तत्व की परिभाषा के अंतर्गत आता है तत्व किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं तथा किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इन्हें दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और न बनाया जा सकता है। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को तत्व के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तत्व को निम्नलिखित तीन भागों के अंतर्गत बांटने का क्या किया गया कार्य किया। देखिए, तत्व की ये परिभाषा जो है ये प्रमुख रूप से एक किताबी परिभाषा है जिसके बारे में ये कहा गया कि तत्व जो होते हैं वह वे पदार्थ होते हैं जो प्रमुख रूप से कैसे होते हैं, सरलतम रूप में कोई भी आप भौतिक रासायनिक क्रिया कराइए उनको आप प्रमुख रूप से कार्य नहीं कर सकते और अधिक पाए जाने वाले असमान गुणों वाले तत्वों, असमान गुणों वाले पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ हम तत्व के नाम से जानते हैं। एक परिभाषा और मैं आपको बताता हूँ अपनी तरफ से, वो बहुत सिंपल परिभाषा है। जब आपसे तत्व की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है तत्व क्या है। तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर होता है, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को हम प्रमुख रूप से तत्व के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सोडियम प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है, तो सोडियम एक पाया जाने वाला प्रमुख रूप से तत्व है। ये बात हमने कैसे कह दी? ये बात ऐसे कह दी कि जब आप सोडियम के बारे में बात करोगे तो सोडियम का निर्माण प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक ही प्रकार के अणु, परमाणु, आयन से मिलकर इसके निर्माण का क्या किया गया होगा, कार्य किया गया होगा। तो विशेष तौर पे याद रखना है कि जो पाए जाने वाली प्रमुख रूप से तत्व होते हैं, तत्व कैसे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु, परमाणु एवं आयन से मिलकर होता है। तत्व को आपने कितने भागों में बांटने का कार्य किया? तीन भागों के अंतर्गत बांटने का कार्य किया। सबसे पहला भाग जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु। धातु किन्हें कहते हैं? तो सबको मालूम है, क्लास 10 में खूब बच्चों ने पढ़ा है इसके बारे में। धातु किन्हें कहते हैं? तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश को ग्रहण करने का कार्य करें। यानी धातु क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और धनावेश को ग्रहण करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसमें धातु एक चमक पाई जाती है। जैसे आपने सोने को देखा है, सोना क्या करता है, चमकता है। धातु अघात वर्धीनता का इसके अंतर्गत गुण पाया जाता है। मतलब आप इसको जितना भी पीटोगे उससे पतले कार्य के निर्माण का कार्य आप इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब इसको अगर आप खींचोगे तो वह प्रमुख रूप से आप इसको आसानी से खींचने का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अधातु में आ जाओ। अधातु किन्हें कहते हैं? तो अधातु प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे तत्व कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनमें आघात वर्धीनता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अधातु के रूप में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। तो विशेष तौर पर याद रखना है अधातु की परिभाषा क्या है, अधातु किसे कहते हैं। तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणावेश को धारण करने का क्या करें, कार्य करें। एक बात। दूसरी बात, इनमें तन्यता और आघात वर्धीनता का गुण नहीं पाया जाता। मतलब यदि आप इनको प्रमुख रूप से क्या करोगे, यदि आप इनको पीट कर इनसे पतली चादर का निर्माण करोगे, नहीं होगा। इनको खींचने का कार्य करोगे, नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट याद रखना है कि प्रकृति में जितनी भी गैसें होती हैं वह प्रमुख रूप से अधातु श्रेणी के अंतर्गत आने का क्या करती है, कार्य करती है। अच्छा, आगे आओ। उपधातु के बारे में बात करते हैं। भाई, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु को समझो। उपधातु मतलब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका निर्माण धातु तथा अधातु दोनों ही प्रकार के पाए जाने ऐसे पदार्थ जिनमें प्रमुख रूप से धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहने का कार्य करें, इस प्रकार के पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं बेटा, उनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अधातु के नाम से उपधातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उपधातु जो होंगे उनमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु के गुण भी उपस्थित रहेंगे और पाए जाने वाले प्रमुख रूप से किनके, अधातुओं के गुण उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इनको हम उपधातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है सिलिकन, SI से प्रदर्शित करते हैं, जर्मेनियम ZR से प्रदर्शित करते हैं, एंटीमनी AT से प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य। एक नोट
ध्यान रखना है, नोट है मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब मिश्र धातु के बारे में बात आती है, देखो हम बहुत सी धातुओं को प्रमुख रूप से आपस में मिलाने का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको और अधिक कठोरता प्रदान करने का कार्य किया जा सके। जैसे मिश्र धातु के बारे में बात करें, तो मिश्र धातु की परिभाषा आती है प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वे धातु। मिश्र धातु कहेंगे वे धातु हैं जिनमें दो या दो से अधिक पाए जाने वाली धातुओं को मिलाकर एक नई धातु के हमने निर्माण का क्या कर लिया, कार्य कर लिया। जैसे कांसा है, कांसा में कुछ मात्रा में कॉपर भी होता है, कुछ मात्रा में जिंक भी इसके अंतर्गत उपस्थित होने का कार्य करता है, और अन्य पदार्थ भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो विशेष तौर पर याद रखना है मिश्र धातु क्या होंगी, पाई जाने वाली वे धातुएं जिनका निर्माण प्रमुख रूप से दो या दो से अधिक धातुओं या उपधातुओं को जब सरल मिश्रण बनाने का कार्य किया जाता है तो उनको हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिश्र धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर कांसा और पीतल इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप से चलो आगे देखो, आगे आओ। दो भागों में बांटा था आपने शुद्ध पदार्थ को। पहला हो गया आपका तत्व कंप्लीट, दूसरा आ जाओ प्रमुख रूप से पाए जाने वाली यौगिक। किस पे आ जाओ, यौगिक पे आ जाओ। अच्छा, यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात है। ये वर्ड बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वर्ड है ये विशेष तौर पर। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, एक सरल अनुपात में, बराबर मात्रा में उनको मिलाकर प्रमुख रूप से जब पाए जाने वाले पदार्थ के निर्माण का कार्य किया जाता है तो उनको हम प्रमुख रूप से यौगिक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इन्हें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं इनको हम यौगिक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये वर्ड अगर आपने नहीं लिखा तो परिभाषा आपकी टोटल गलत नहीं जाएगी। याद रखना है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब प्रमुख रूप से निश्चित अनुपात में मिलाने का कार्य किया जाता है उसको हम प्रमुख रूप से यौगिक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे जल ले लो, जल में प्रमुख रूप से दो पदार्थ मिले हुए हैं। कौन कौन से? H2O मिले हैं। अच्छा, हाइड्रोजन इसमें इसके अंतर्गत कितनी है? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? इसकी ऑक्सीजन की जो कुछ ही लिखा तो क्या माना जाएगा, 1। देखो इसको समझो, समझना है इसको, समझो। हमारी जो पाई जाने वाली H2O है, H2O में दो भाग आपको हाइड्रोजन दिख रहे, देखो नीचे लिखा तो 2 भाग हाइड्रोजन, O के नीचे कुछ नहीं लिखा तो कितना मान लेंगे, 1 भाग। 1 भाग प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपकी क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 भाग में और ऑक्सीजन प्रमुख रूप से पाई जाने वाली 1 भाग में क्या होती है, उपस्थित है। अच्छा, इस चीज को जरा समझो। अगर हम जल के अनुपात के बारे में बात करें, आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख रूप से अनुपात निकालिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालो भैया। अनुपात निकालने के लिए परमाणु क्रमांक से गुणा कर दिया जाता है, निकाल लीजिए। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक प्रमुख रूप से कैसा होता है, 1 के ऊपर कितने की घात है, कितने से गुणा करना है, 2 से। नीचे ना लिख के, इसको नीचे ना लिख के सामने लिख दो, क्योंकि जो आपका नीचे लिखा होता है ना उसका गुणा किया जाता है। ठीक है, चलो कितने से गुणा करते, कितना लिखा था, 2 से हमने इसमें क्या कर दिया, गुणा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक प्रमुख रूप से होता है 8। क्या होता है, 8। क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, करो 2 एकम 2, अनुपात कितना निकल के आएगा, 2:8 निकल आएगा। इनके बीच में अगर अनुपात लगाओ तो प्रमुख रूप से क्या निकल के आएगा, 2:8। सरल कर लो, ज्यादा से ज्यादा सरल करो। सरल करने का मतलब संख्या को प्रमुख रूप से पाई जाने वाली संख्या का दोनों तरफ प्रमुख रूप से भाग दे दो, तो जो प्रमुख रूप से अनुपात प्राप्त होगा वो सरल अनुपात के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। सरल अनुपात बनाओ, 2 का भाग 8 मतलब 2 एकम 2 और 2 चौके। आप कोई भी प्रमुख रूप से पाया जाने वाला यौगिक देख रहे हैं, उस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात निकाला जाएगा वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सरल अनुपात के सूत्र से 1:4 निकलने का क्या करेगा। चलो आगे आओ। यहाँ पे ने 1:8 निकाला, चूंकि क्या है ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, ऑक्सीजन कितनी ले ली, 2 ले ली, इसलिए प्रमुख रूप से 1:8 अपन ने 1 मान के किया। चलो देखो भाई आगे देखो, यौगिक के प्रकार में आ जाओ। तो भैया यौगिक जो होता है, यौगिक को प्रमुख रूप से पाए जाने वाले 2 भागों के अंतर्गत बांटने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। सबसे पहला यौगिक जो आता है वो आता है अकार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक आते हैं, अकार्बनिक यौगिक।
अकार्बनिक यौगिक का मतलब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वे यौगिक जिनमें कार्बन वाला पदार्थ या कार्बन वाले कोई भी पदार्थ उपस्थित रहने का काम नहीं करते, उनको हम प्रमुख रूप से अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपके सामने NaCl जल दिया है, जल का फॉर्मूला होता है H2 होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाए जाने वाला कोई पदार्थ उपस्थित नहीं है। नमक पे आ जाओ, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। बताओ इसमें कोई कार्बन उपस्थित है? बिल्कुल नहीं। ना तो जल में कोई कार्बन उपस्थित है और ना ही पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड में कोई कार्बन उपस्थित है, अर्थात हम कहेंगे कि ये पाए जाने वाले कैसे यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। दूसरे पे और दूसरे पे लिखा है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? वे यौगिक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक कार्बन युक्त तत्वों से मिलकर होता है। इस प्रकार के पाए जाने वाले यौगिक को हम किसके नाम से, कार्बनिक यौगिक के नाम से क्या करते हैं, नाम करते हैं। जैसे यूरिया ले लिया तुमने, यूरिया हमें किससे मतलब है? कार्बन होना चाहिए। बताओ, यूरिया का सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CONH होता है। देखो NH2CO NH2 जो है ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला आपके यूरिया का सूत्र है। इसमें देखो कार्बन उपस्थित है, देखो ये कार्बन उपस्थित है कि नहीं? अब इसमें बताओ ये कार्बन उपस्थित है, कैसा यौगिक कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। अच्छा, अगला आओ प्रोटीन पे, इस पे आ जाओ प्रोटीन पे। भाई प्रोटीन का निर्माण जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में सल्फर या कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की क्या होती है? आवश्यकता। तो प्रोटीन के निर्माण का कार्य जो है, प्रोटीन के निर्माण का कार्य कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, कुछ मात्रा में पाई जाने वाली किससे? नाइट्रोजन से। भैया बताओ इसके अंतर्गत कार्बन उपस्थित है कि नहीं? अब जब इसके अंतर्गत कार्बन उपस्थित है तो प्रोटीन भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कैसा पदार्थ कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। कार्बोहाइड्रेट भी आप ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर। अब कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन उपस्थित है, तो भैया जैसे कार्बन उपस्थित है तो हम क्या कह देंगे कि ये पाया जाने वाला पदार्थ से कौन सा यौगिक कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक के नाम से क्या किया जाएगा? इस प्रकार से हमारे जो है वह प्रमुख रूप से आपने इस शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पाए जाने वाले 2 भागों के बारे में बात की थी, वो आपका प्रमुख रूप से शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। एक हो गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाला तत्व और दूसरा हो गया पाए जाने वाला यौगिक। तत्व किसे कहा? जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु परमाणु का से मिलकर हुआ, उन्हें हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तत्वों के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तत्व को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। धातु किन्हें कहेंगे? जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु में पदार्थ कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को प्रमुख रूप से त्यागने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे आघात वर्धनीयता गुण पाया जाएगा, तन्यता गुण के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करेगा। अच्छा, अधातु के लिए कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जिनमें आघात वर्धनीयता तन्यता गुण उपस्थित नहीं होगा। निश्चित धातु की उपधातु किसे कहेंगे? इसमें धातु और धातु दोनों के समान गुण उपस्थित रहेंगे। फिर आपने एक नोट पढ़ा जिसको करने कहा मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जब पाए जाने वाली प्रमुख रूप से 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक सरल अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाने का कार्य किया जाए, या 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने का कार्य किया जाए, तो बनने वाली जो धातु होती है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु के नाम से क्या कहते हैं? हो गया। मिश्र धातु के बाद आपने यौगिक को पढ़ा, जो पाए जाने वाले तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने की क्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक को 2 भागों, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन पाया गया, जैसे यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसी प्रकार से अकार्बनिक यौगिक जिनमें प्रमुख रूप से कार्बन उपस्थित नहीं, उनको हम प्रमुख रूप से अकार्बनिक यौगिकों के नाम से क्या करते हैं? इस प्रकार से हमारे शुद्ध पदार्थ की जो टॉपिक है वह प्रमुख रूप से 2 वर्गीकरण जो पढ़ना था वो हमारे प्रमुख रूप से क्या होता है? आप लोग अपने नोट्स में इनको बनाते चलें, लिखते चलें, क्योंकि हम टेस्ट भी लेंगे। हो सकता है अगले सप्ताह हम प्रमुख रूप से टेस्ट कंडक्ट करें। तो सभी बच्चों से आशा है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए और आगे की वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, नई नई आशाओं के साथ आप घर पर बैठकर पढ़ाई करते रहें। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।